नमस्कार, MH1 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। तो दिल्ली में आज शाम को विधायक दल की अहम बैठक होनी है और इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ऐसे में प्रदेश कार्यालय में होने वाली इस बैठक में दिल्ली बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित विधायक, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद जो कि बनाए गए हैं ओपी धनखड़, उनके साथ में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस बैठक के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा और इस पर अब सभी की नजरें टिकी हुई है। रेस में काफी सारे विधायकों के नाम शामिल हैं। इसमें बीजेपी के नवनिर्वाचित महिला विधायकों का नाम भी शामिल किया गया है और अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी सुषमा स्वराज के बाद एक बार फिर दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री का नाम सामने ला सकती है। मुख्यमंत्री की शपथ 20 फरवरी को रामलीला मैदान में दोपहर 12:35 पर होगी और शपथ ग्रहण को लेकर मेहमानों को भी न्योता भेजा जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और अपने साथ तमाम मेहमानों को जोड़ेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता नितिन धीमान जुड़ चुके हैं। साथ ही कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ निरंजन पोदार जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर शिवेश प्रताप हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। भारत गौड़, प्रवक्ता बीजेपी। सभी मेहमान हमारे साथ हम जोड़ेंगे। फिलहाल की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए, किस तरह से जोरों शोरों के साथ तैयारी की जा रही है। ये शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। पोस्टर लगाए जा रहे हैं, विकसित भारत, विकसित दिल्ली। हमने देखा है जब जब बीजेपी अपना प्रचार करती है तो उसमें विकसित, विकास, इसको लेकर आगे बढ़ती है और इसी तर्ज पर दिल्ली में सरकार काम करेगी। इस पोस्टर से यह बात बताने की कोशिश दिल्ली की जनता को हो रही है। तो बीजेपी खेमे में किस तरह की तैयारी चल रही है, बैठक लगातार जारी है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, एक बार फिर से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ में निरंजन पोदार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही डॉक्टर शिवेश प्रताप, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और भारत गौड़, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही नितिन धीमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और हम अपने सभी मेहमानों की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले नितिन की ओर रुख कर रहे हैं। नितिन, आप वहां पर मौजूद हैं, सुबह से तैयारी चल रही है और खासकर इस बैठक को लेकर क्या कुछ अहम जानकारियां अभी? बिल्कुल, और क्योंकि बैठक 7 बजे है और 6 बजे के बाद सभी जितने विधायक हैं और अन्य नेता, उनका पहुंचना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो पहुंच चुके हैं करीब आधा घंटा पहले पंत मार्ग जो प्रदेश भाजपा मुख्यालय वहाँ पर, और पूरा फूलों से सजाया गया है। प्रस्तावक ओपी धनखड़ और उनके साथ रविशंकर प्रसाद, वो दोनों कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और वहाँ पर ऑफिशियली नाम की अनाउंसमेंट करेंगे, प्रस्तावना की जाएगी। एक कोई जो है विधायक होंगे वहाँ से उनको इस तरह से प्रस्तावना नाम की जाएगी। सभी अपनी हामी भरेंगे और वो सर्वसम्मति से नाम क्लियर कर दिया जाएगा और वहीं पर स्वागत करके फिर वहीं से सभी के सभी जितने भी MLAs हैं जो नवनियुक्त CM के साथ फिर वो LG दफ्तर जाएंगे, वहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल शपथ ग्रहण होगा। तो आज अगर हम बात करें तो आज सुबह से ही बैठकों का दौर जारी था। एक बैठक चल रही थी जो जितने भी रामलीला मैदान में कार्यक्रम होना है कल का, उसकी तैयारियों के लिए, इसमें तरुण चुग है, विनोद तावड़े हैं, वीरेंद्र सचदेवा हैं। आज दोबारा से वो रामलीला मैदान पहुंचे और वहां पर तैयारियों का जायजा लिया, क्योंकि 30,000 के करीब लोग आने हैं। झुग्गी झोंपड़ी वाले, महिलाएं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, धर्म। चलिए नितिन, ये जानकारी तो आपने दी कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ये तैयारियां जिस लिए चल रही हैं और जिस वजह से चल रही हैं, इसमें जो ये बैठक हो रही है इसके क्या मायने निकाले जाएं? हम अपने मेहमानों की ओर रुख करते हुए सबसे पहले निरंजन पोदार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। निरंजन जी, कई राज तिलक आपने देखे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री की पद शपथ ग्रहण लेते हुए आपने देखा होगा। दिल्ली का ये शपथ ग्रहण क्या कह रहा है जिसमें CM का चेहरा अभी तक साफ नहीं? देखिए, निश्चित रूप से इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री, या यूं कहें कि सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अब इसको कहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है और उसके अंदर जो निमंत्रण कार्ड आए हुए हैं, निमंत्रण कार्ड के अंदर उसके अंदर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा कैबिनेट
कल जो है शपथ लेगा एक साथ, यानी कि पूरी सरकार शपथ लेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए विशेष है क्योंकि आपने देखा होगा कि 1993 के बाद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी दोबारा से दिल्ली में कहीं ना कहीं सत्ता की शीर्ष तक पहुंचने में कामयाब हुई है। वरना पिछले लगभग 27 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करती आ रही है। पहले 15 वर्ष शीला दीक्षित जी ने भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया, और उसके बाद में 49 दिन की सरकार, और उसके बाद में लगातार 10 वर्ष तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जो बिल्कुल नई पार्टी बनी थी और जिसका कोई संगठन नहीं था, जिसका कोई आधार नहीं था, जिसका कोई प्रचार नहीं था, उस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं परास्त किया। और परास्त भी ऐसा पिछले दो, अगर हम योजनाओं की बात करें 15 से 20 और 20 से 15 से 20 और 20 से 25 के, तो आप ये देखेंगे कि लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री जिसको कहते हैं, यानी कि एक हिसाब से एक तरफा माहौल, यानी कि 15 से 20 के बीच में जो कार्यकाल था उसमें भारतीय जनता पार्टी केवल 3 सीटों के ऊपर अपनी इज्जत बचा पाई, यानी कि जीत पाई। और 2020 से 2025 के बीच में जो विधानसभा का जो सत्र जो कार्यकाल था उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी केवल 8 सीटें जीत पाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी, और विशेषकर आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक संस्कृति उत्पन्न हुई है उसके अंदर आपने देखा होगा, चाहे हम बात करें छत्तीसगढ़ की, बात करें मध्य प्रदेश की, बात करें राजस्थान की, हरियाणा की, या तमाम प्रदेशों की, तो भारतीय जनता पार्टी आखिरी वक्त तक किसी का कोई नाम उजागर नहीं करती है। जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, उसके बाद में अपने विधायकों में से अंतिम पंक्ति का व्यक्ति को निकाल करके ये मुख्यमंत्री बनाने की इनकी जो एक चौंकाने वाली परंपरा रही है, कहीं ना कहीं दिल्ली की जो मुख्यमंत्री की जो रेस है, इसके अंदर भी जिस तरीके से नामों के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक साथ में इस चीज की भी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि इनमें से इन सबको दरकिनार करके और कोई ऐसा नाम निकाल करके लाए जो सबको चौंका दे, और वो कहीं ना कहीं मीडिया में या चर्चाओं के अंदर वो नाम ही ना हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति बन गई। और जिस तरीके से हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं इस बात को इतना सीक्रेट और इतना प्राइवेट रखने में माहिर है। इतना सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है, सस्पेंस क्यों रखा जा रहा है? हम खुद ही भारत गौड़ प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं क्यों आखिर ऐसा भारत गौड़ जी की इतना सस्पेंस जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कौन सा वो चेहरा है। देखिए, चलिए, आपने ये पूरा चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पर लड़ लिया, लेकिन दिल्ली को भी एक चेहरा चाहिए। सस्पेंस क्यों इतना, क्या पॉलिसीज के पीछे? देखिए, पहले तो मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का 27 वर्ष का वनवास खत्म किया और सत्ता में आने का मौका दिया। आप ये देख लीजिए कि केजरीवाल सरकार जो पिछले 10 साल से थी, कोई अचीवमेंट बताने की स्थिति में नहीं थी, और जो उन्होंने दोनों बार मैनिफेस्टो में जो अपने वादे किए थे उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो पूरा किया था। चाहे उसमें यमुना की सफाई का हो, स्वच्छ पीने का जल हो, जहां झुग्गी वहीं मकान की बात हो, और आप ये देखिए पर्यावरण कितना दूषित हो गया था। कोरोना में वो सब लोग गायब थे। आज चिकित्सा की जो इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं दिल्ली में वो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता बीमार होता था तो प्राइवेट हॉस्पिटल की शरण लेता था। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी थी और उन्होंने एक बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया, और जिसमें कल पूरा मंत्रिमंडल कल शपथ लेगा। आज विधायक दल की बैठक है। ठीक है, हमारे यहाँ देखिए, ये लेट आप कहते हैं, लेट थोड़ा सा हुआ तो लेट इसलिए हुआ क्योंकि एक दुखद घटना रेलवे स्टेशन पे हो गई, और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी विशेष यात्रा, विदेश यात्रा थी, तो उस कारण से कुछ विलंब हुआ। और अभी जो बैठक है, हमारे यहाँ 48 के 48 विधायक आपस में बैठकर जो विधायक दल तय करेगा, उसके लिए पर्यवेक्षक साहब आ गए हैं। पर्यवेक्षक जी को अपना मत वो बताएंगे, और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से शीर्ष नेतृत्व से बात करके पूरे मंत्रिमंडल की और मुख्यमंत्री की, साथ ही स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चीफ व्हिप का भी नाम तय हो जाएगा, और वो सभी लोग कल शपथ लेंगे और दिल्ली को चलाएंगे। तो भारत गौड़ जी, ये माना जाए कि जैसे अन्य राज्यों की तर्ज पर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव करने की तैयारी आप कर रहे हैं। चलिए, आपसे जुड़ेंगे। और जैसे हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है ना मैडम। देखिए, हमारे यहाँ सेकंड लाइन लीडरशिप डेवलप हो रही है। अब वो आपको 2014 के चुनाव में भी देखने को मिला, 19 में भी देखा। किसी भी स्टेट में अगर मुख्यमंत्री का चयन हुआ तो आप ये कल्पना करो ना, हमारे यहाँ तो कोई भी बन सकता है। हमारे यहाँ लालू यादव जी की पार्टी कोई है कि उनका बेटा बनेगा, मुलायम सिंह यादव की पार्टी कोई है कि अखिलेश यादव बनेंगे। अब यहाँ केजरीवाल ही केवल बनेंगे 10 वर्षों में। मैं कहता हूँ केजरीवाल जी को 68 मिला बहुमत, और एक बार 62-63 मिला, लेकिन एक बात बताओ ना, उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री बन सकता था क्या?
केवल एक आदमी बनेगा, डिक्टेटरशिप कोई है। चलिए, आपके यहाँ कोई भी बन सकता है, लेकिन है। कुछ खास चेहरे भी हैं। ये तो सुगबुगाहट जो है वो आ रही है। जान लेते हैं, डॉक्टर शिवेश प्रताप राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेश जी, ये कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को सीएम बना दिया जाएगा, क्या वाकई बीजेपी ऐसा करके चलेगी, या फिर कहीं कुछ हद तक काम, भूमिका, इन सबको माप के आगे उस नाम को सामने लेकर आएगी जो दिल्ली का सीएम होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है 2014 के बाद जिस प्रकार से देश में और प्रदेश में जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स का कोर है वो पॉलिसीज है और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स है। क्योंकि बीजेपी अब ये समझती है कि भारत की जो जनता है उसे भी विकास की राजनीति समझ में आ रही है, और साथ साथ उसके साथ जब वह उसमें सामाजिक समीकरणों को भी बूथ देते हैं तो वो और प्रासंगिक हो जाती है। और अगर आप देखिए तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का जो समीकरण बीजेपी का है वो बहुत ही सफल रहा है, और कोई भी जो सफल योजना होती है राजनीतिक पार्टी उसे बिल्कुल आगे लेके बढ़ना चाहती है। और जब डबल इंजन सरकार की बात मोदी जी करते हैं और प्रदेशों में भी जो बीजेपी की सरकार होती है, तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि बीजेपी एक बहुत ही इंटीग्रेटेड वे में स्टेट और सेंटर के साथ मिलकर उसको अपनी पॉलिसीज और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को, अपनी पॉलिटिकल जो है थॉट प्रोसेस को आगे ले जाना चाहती है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी हर एक समीकरण को मैनेज करते हुए, जिस तरह से उसने उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के जो समीकरण बनाए, कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली में भी वो ऐसा कर सकती है। तो साथ साथ जो महिला वाला पर्सपेक्टिव है वह भी बीजेपी एनालाइज कर रही है, और इसके पूरे कयास भी लगाए जा रहे हैं, और ऐसा हो भी सकता है। ये भी बिल्कुल हो जो बात सकता है। निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है बीजेपी का, और ये प्रदेश को लाभ ही देने वाला है। इस अप्रोच पे बात करेंगे, इस अप्रोच पे बात करेंगे, और ये अप्रोच कितनी सार्थक रहेगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल नितिन हमारे साथ में, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, आज की बैठक को लेकर ओवरऑल उनसे बात कर लेते हैं। नितिन, शाम को ये बैठक शुरू होनी है और बैठक में कई अहम चेहरे, और सबसे ज्यादा अहम इस बैठक की जो बात रहने वाली है वो सीएम का नाम रहने वाला है। डिप्टी सीएम की भी चर्चा हो रही है। इस बैठक को लेकर अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या होता इस बैठक में नजर आ रहा है? क्या कुछ अहम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंत्रियों का भी जो चुनाव है इसी बैठक में हो रहा है? देखिए, 6 कैबिनेट मंत्री और 1 सीएम, ये नाम तय होने हैं, लेकिन 2 अहम सरप्राइज यहाँ हो सकते हैं कि क्या अकेला सीएम होंगे या 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। पिछले कुछ समय में जो ट्रेंड बीजेपी में हमने देखा है, अलग अलग जगह यूपी में, राजस्थान में, तो वहाँ पर डिप्टी सीएम जरूर लगाए गए हैं। अब दिल्ली में अगर जातीय समीकरण की अगर बात करें तो चाहे सिख चेहरा हो या इसमें जाट चेहरा देना हो या गुप्ता चेहरा देना हो, इनमें से एडजस्टमेंट करने के लिए हो सकता है कि कोई डिप्टी सीएम लगा दिए जाए। लेकिन अभी तक ये गुंजाइश कम है कि, क्योंकि अभी यहाँ इतने बड़ा कैबिनेट नहीं है कि आप सबको उस तरीके से एडजस्ट कर सकें। वहीं अगर देखें तो कुछ चेहरे जरूर वहाँ पर कैबिनेट के अंदर जरूर उनको जगह मिल सकती है, चाहे सिख चेहरे हों या अन्य चेहरे हों। दूसरा जो नाम है वो पहले दिन से ही काफ़ी चल रहे थे। प्रवेश वर्मा का नाम सबसे पहले चला, फिर सिरसा का चला, अब रेखा गुप्ता का, शिखा राय, बिष्ट हो गए, महावर मिश्र होंगे, तमाम ऐसे नाम हैं जो लगातार रोज चल रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी को भनक तक नहीं है। हमने कई नेताओं से बात की, उनको भी, जिनका शायद हो सकता है नाम हो, उनको भी पता नहीं है कि उनका नाम पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में तय हो गया है। नाम तय हो चुका है, अब एक औपचारिकता रह गई है। पर्यवेक्षक आएंगे, नाम आगे प्रस्तावित करेंगे, सभी हामी भरेंगे और नाम सीधा लेके एलजी के पास पहुंच जाएंगे। और कल दोपहर को शपथ के बाद पहली कैबिनेट बैठक होगी, उसमें कोई बड़ा फैसला जनहित से जुड़ा हुआ लिया जा सकता है। तो ऐसे में अगर बात करें पिछले, क्योंकि 2014 के बाद से ही ऐसा ट्रेंड बीजेपी में देखा गया है कि सरप्राइजिंग नाम आते रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर, बिल्कुल, तो अब देखना ये होगा कि वो नाम कौन सा होगा। और नितिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर अन्य राज्यों की तर्ज के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि दिल्ली को सीएम तो मिले ही मिले, लेकिन साथ में डिप्टी सीएम भी
दिल्ली को मिल सकता है। बैठक होगी उसके बाद साफ हो जाएगा। नजर बना के रखिएगा नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं आज बीजेपी की होने वाली उस बैठक की जिसमें दिल्ली के सीएम का चेहरा साफ हो जाएगा। जी हां, ये बहुत ही अहम बैठक मानी जा रही है। इस बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, कौन से वो चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं, कौन से अहम चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ये तमाम सवाल जरूर हैं और इसी पर हम चर्चा करें। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ निरंजन पौदार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर शिवेश प्रताप राजनीतिक विश्लेषक हैं, भारत गौड़ प्रवक्ता बीजेपी हैं। ये मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निरंजन पौदार जी, अभी जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि दिल्ली को इस बैठक में ही साफ होगा कि जो शाम को होनी है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या ऐसा संभव है कि दिल्ली को मुख्यमंत्री के साथ डेप्यूटी सीएम भी मिल सकता है? जी निश्चित रूप से देखिए, जबकि आज तक दिल्ली में ऐसा कहीं नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, तो क्या बीजेपी ये करने जा रही है? नहीं, दिल्ली के अंदर डेप्यूटी सीएम तो था ना, मनीष सिसोदिया डेप्यूटी सीएम थे। हाँ, ये ठीक है, शीला दीक्षित की सरकार में नहीं थे। और जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है, ऐसा भी माना जा रहा है कि शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 2 उप मुख्यमंत्री दे दे, एक कहीं को किसी पूर्वांचली को और एक दूसरा अपना जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लगा करके किसी दूसरे समुदाय को। तो इस तरीके से संभावना ये भी जताई जा रही है कि एक मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री हो। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था या चुनाव के दौरान एक वायदा किया था कि दिल्ली को देश की सही राजधानी बनाने के लिए आप विकास की प्रगति चलाने के लिए आप जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, और उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनकी जो मनोदशा है या उनकी जो इस चीज के अंदर जो उनका विजन है उसको हम इस चीज से भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी सरकार बनी नहीं, लेकिन एलजी के माध्यम से यमुना की सफाई के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रयास होता हुआ दिख रहा है। जो हम पिछले 10-11 वर्षों से केवल यमुना को चुनावी मुद्दा मानते थे, उसके ऊपर कहीं ना कहीं धरातल पे कुछ उतरता हुआ दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जावान टीम बना करके और पूरा कैबिनेट बना करके और तत्काल काम में जुट जाए। लेकिन इसके अंदर एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है और आज की तारीख में जो महासचिव विनोद तावड़े जी, वो भी ये कहते हुए सुनाई दिए हैं कि मुझे भी नहीं पता कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये जो सस्पेंस वाली राजनीति है, इसके देखिए मेरा ये मानना है कि इसके कुछ नुकसान भी हैं और इसके कुछ फायदे भी हैं। इसका राजनीतिक क्षेत्र में नुकसान तो ये होता है कि जिस तरीके से पहले से संभावनाएं चल जाती हैं, तो उसके बाद में राजनीतिक रूप से लॉबिंग चलती है और कहीं ना कहीं गुटबाजी बनती है, और इसका जो लाभ तो और नुकसान इसका ये रहता है। और लाभ इसका ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री लाएगी और कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व के फैसलों को सभी लोग स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप से उससे गुटबाजी से बचाव होगा। लेकिन इससे नुकसान मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो अपना यहाँ पे अपना नेतृत्व यानी कि दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व चुन करके भेजती है कि भाई हमारा 5 वर्ष हमारी सरकार कौन चलाएगा, हमारे बच्चों के भविष्य का फैसला कौन व्यक्ति करेगा, तो कम से कम जो जनता से वोट मांगते हैं उस जनता को ये नाम पता करने का अधिकार है। चेहरा तो कम से कम साथ लेकर चले। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप। शिवेश प्रताप जी, किसका पलड़ा, किसकी दावेदारी जो है वो भारी लग रही है? रेखा गुप्ता, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रवेश वर्मा की, चूंकि वो भी एक सीएम के बेटे भी रह चुके हैं और बहुत अच्छा बेहतरीन उन्होंने इस चुनाव के दौरान अपना जो प्रदर्शन है, कुछ सामने सतीश उपाध्याय का भी नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा जो है विजेंद्र गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है। दावेदारी किसकी भारी पड़ती नजर आ रही है? क्या इन नामों में से हम देखेंगे या फिर इससे इतर भी कोई नाम हो सकता है? शिवेशी, देखिए, बीजेपी का जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर समझी जा सकती है कि देखिए, दिल्ली की जो राजनीति है उसमें 2 फैक्टर्स महत्वपूर्ण हैं। एक फैक्टर है वहां पर क्षेत्रीय, जैसा कि आपने देखा मोदी जी ने दिल्ली जीत के बाद जो भाषण दिया था उसमें कहा था कि देश की राजधानी एक मिनी हिंदुस्तान है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि दिल्ली के अंदर पूर्वांचल और बिहार के लोग, हरियाणवी, पहाड़ी और पंजाबी, ये जो कम्युनिटी है ये बड़े स्तर पर प्रभावशाली है। इसके बाद जब हम दूसरी दृष्टि से अगर हम इसको जातीय स्तर पर देखें
तो 12 ऐसी सीटें हैं जिस पर जाटों का बहुत प्रभाव है, और प्रवेश वर्मा लगभग 12 में से 11 सीटें उसमें से बीजेपी के पास आई हैं। वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, विजेंद्र गुप्ता उसी समाज से आते हैं, और इसलिए जहां तक फीमेल डोमिनेंस की बात है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की रेस में रेखा गुप्ता भी हैं, तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम ये जरूर मान सकते हैं कि अगर एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम के फार्मूले में आएगा तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी और रीजन, ये दोनों चीजों को मैनेज करके ही ये सारे समीकरण में 3 चेहरे अपने ले आएगी। और अगेन, जब तक नाम नहीं आते प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है। अच्छा भारत जी, ऐसा क्यों है, जैसे निरंजन जी ने भी कहा कि देखिए लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा अब भविष्य किसके हाथों में है, हमने किसको वोट दिया है, कौन सा वो चेहरा है जो अब हमें संभालेगा, हमारे लिए विकास करेगा, कुल मिला के सीएम का चेहरा कौन होगा। सस्पेंस के ऊपर लगातार बात हो रही है। ये सस्पेंस के पीछे की पॉलिसी क्या है बीजेपी की, जो बीजेपी हर राज्यों में लेकर चल रही है? देखिए, कोई सस्पेंस नहीं है। अभी जो विधानसभा का कार्यकाल है वो लगभग 25 तारीख तक है। 25 से पहले नई सरकार बननी है। कल नई सरकार शपथ ले लेगी, और इसमें कोई दावेदारी नहीं प्रस्तुत करता। हमारे यहाँ पार्टी डिसाइड करती है, जिसको सारे विधायक मिलकर चुनेंगे। पर्यवेक्षक जी को अपनी बात रखेंगे, पर्यवेक्षक जी पार्लियामेंट्री बोर्ड और शीर्ष नेतृत्व से बात करके वो पूरा मुख्यमंत्री और जितने मंत्री हैं और जितने लोगों ने शपथ लेनी है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चीफ व्हिप के साथ सबके नाम की घोषणा हो जाएगी। एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है। हर विधायक अपनी बात रख सकता है इस बैठक में। इस बैठक में केवल मीडिया अंदर अलाउड नहीं है। कोई विधायक कोई भी बात अपनी रखे। अब ये पार्टी का निजी मामला है ना जी, बनेगा तो इन्हीं 48 में से और बनेगा भी भारतीय जनता पार्टी से। यह हमारी पार्टी की खूबसूरती की है कि यहाँ पे कोई भी बन सकता है। आप और चर्चा नहीं कर रहे ना जी। भारत जी, तो पार्टी का निजी मामला जरूर है, लेकिन है जनता के लिए, तो जनता भी ये जानने का हक तो रखेगी कि कौन सा वो चेहरा है जो अब हमारा सीएम होगा। ये निजी मामला नहीं हो जाता है सर, ये तो सार्वजनिक हो जाता है। अगर दुखद घटना रेलवे स्टेशन पे ना होती और माननीय मोदी जी का विदेश में प्रवास ना होता तो ये काम कुछ दिन और पहले जल्दी हो जाता। हमारी तरफ से विलंब नहीं है। ये तो आप जैसा जो परिस्थिति होगी उसी परिस्थिति में होगा। आज अभी कुछ ही देर की बात है, बैठक समाप्त होगी, आपके और हमारे पास नाम आएगा, और दिल्ली की जनता ने जो वोट दिया है वो मोदी जी की गारंटी पर दिया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और अमित भाई शाह जी की रणनीति जो चुनाव में उन्होंने की, जो हमारे वादा मैनिफेस्टो, हमारा संकल्प पत्र जो है, अब 70 वर्ष के बड़े बुजुर्ग का भी इलाज आज फ्री होगा दिल्ली में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। जी निरंजन जी कुछ कहना चाहते हैं? और 5 लाख का जो इलाज होना है पूरे परिवार का। ये तो आगे की आप बात कर रहे हैं, हम तो आज की बात कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत जी, क्योंकि मैं वही कहूंगी कि जानने का हक है। अच्छा, इस चलन के पीछे क्या है निरंजन जी, जो बीजेपी इस चलन को लेकर चल रही है? काम प्रारंभ हो गया है। ठीक है, 2 बड़ी मशीन वहां लग गई हैं, सफाई का काम प्रारंभ है। ठीक है भारत जी, साहब ने ये पहले भी करा था, समझ गए भारत जी। हमें साहब ने करा था, केजरीवाल जी हमें केजरीवाल का भी समझ आ गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ किया, लेकिन फिलहाल अभी का जो हम कह रहे हैं निरंजन जी, बीजेपी ये जो चलन लेकर चल रही है, चेहरा नहीं दिखा रही है लेकिन जीत रही है। क्या यही जीत का मूल मंत्र लेकर आगे बढ़ रही है कि मोदी जी का चेहरा है और जीत का मूल मंत्र लेकर यही आगे बढ़कर और फिर उसके बाद एक खास चेहरा जो है पार्टी के मुख्य लोग चुनकर आगे बढ़ रहे हैं? अभी पहले भी बताया निरंजन, देखिए समावेशी राजनीति है दिल्ली। हाँ। ये सही बात है, मिनी इंडिया है और सभी लोगों का। ठीक है भारत जी, आपकी बात समझ आ गई है सभी। जी एक राय बहुत जरूरी है, लेकिन इसके पीछे कारण निरंजन जी, बीजेपी इस चलन को लेकर जो आगे बढ़ रही है, इसके पीछे क्या पॉलिसी है? देखिए ऐसा है, मैं पहली बात तो मैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि हमारे जो नीति नियंता थे, हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने जो हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया या लोकतांत्रिक पद्धति जो उन्होंने हमें दी, उसके अंदर सिलेक्शन की व्यवस्था नहीं है, उसके अंदर इलेक्शन की व्यवस्था है। और इलेक्शन की व्यवस्था जब जहां पे हो वहां पे इस तरीके से कोई गुपचुप निकाल करके आपने मान लीजिए किसी जिसको कहते हैं कि एक ड्रॉ सिस्टम से अगर आप मुख्यमंत्री पद लेके आते हैं तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि जिस जनता से आप वोट मांगने जाते हैं, कम से कम उसको इस चीज का अधिकार है कि वो इस चीज को जाने और इस तरीके के मेरे हिसाब से मैं इससे सहमत हूं, पहली बात। और जिस तरीके से अभी आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी या आपका दूसरा प्रश्न क्या था? मूल मंत्र क्या यही है इस चलन को लेकर आगे बढ़ना कि चेहरा मोदी जी का, लेकिन जब जीत जाएं तो फिर सीएम कोई और?
नहीं, देखिए इसके अंदर ये जो जहां पे प्रेसिडेंशियल रूल है, जहां पे प्रेसिडेंसी इलेक्शन होता है, वहां तो ये चीज ठीक होती है। लेकिन हाँ, अब इसके अंदर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कई बार आप अपनी गुणवत्ता से और अपने कार्यों से और अपनी श्रेष्ठता से आप जीतते हैं, और कई बार क्या होता है, आप जो प्रतिद्वंदी होता है उसकी कमियों से, उसकी बेवकूफियों से या उसकी नालायकी की वजह से आप जीतते हैं। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई अगर, और जीत का अगर मान लीजिए जीत को ही अगर हम श्रेष्ठता का पैमाना मानते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर जिस तरीके से पंजाब के अंदर जो खालिस्तानी मूवमेंट का जो भाई वो सांसद बन करके आए अमृतपाल, तो इसका मतलब तो वो भी सही हो गई। उसके बाद में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियों के अंदर जो बंद है इंजीनियर रशीद, वो भी सांसद सुन करके आए, तो फिर वो भी सही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीत जाना आपका सही होने का कोई पैमाना नहीं है। अगर इस पैमाने के हिसाब से हम करेंगे तो हम ये देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विवादित और विवादास्पद और दागी लोग रहे, और उनका पूरा जीवन आप ये समझ लीजिए। लेकिन जो लोग विवादित नहीं है, बीजेपी तो वहां पर भी अपना ट्रेंड चेंज कर देती है। मेरे ख्याल से मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे होंगे शिवेश जी। बीजेपी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सब लोगों को लग रहा था, मध्य प्रदेश की जनता को, कि हमारे अब सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से हैं, लेकिन चेहरा शिवराज सिंह चौहान का और मुख्यमंत्री बन गया कोई और। तो यहां पर भी बीजेपी ने अपनी पॉलिसी चेंज जो है वो कर दी। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा विश्लेषण की दृष्टि से, कि भारत की राजनीति और अगर आप संविधान देखें और जो चुनाव की पद्धति है, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पहले किसी का चेहरा डिक्लेयर किया जाना और सब कुछ। जो नेता का चुनाव होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो या मुख्यमंत्री का, वह सभी निर्वाचित पदाधिकारियों के द्वारा चयनित किया जाता है। यह एक बाद की प्रक्रिया है, चुनाव पूर्व की प्रक्रिया नहीं है। इसलिए भाजपा को इस आधार पर क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है कि वो पहले ही ये चुनाव अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं। शिवेश जी, निरंजन जी शायद आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? निरंजन जी आप बताएं जरा। मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन था, कौन नहीं था, और उसके बाद में जिस तरीके से वहां पे भरी सभा के अंदर राजनाथ सिंह जी ने वसुंधरा राजे जी को पर्ची पकड़ाई और उसके अंदर भजन लाल जी का नाम बांचा गया। यानी कहने का तात्पर्य, कौन कह सकता है कि राजस्थान के अंदर जो सारे के सारे विधायक उन्होंने बैठ करके अपना नेता चुना था भजन लाल जी को? अगर कोई व्यक्ति ये बात कहता है तो मैं ये कहता हूं कि वो व्यक्ति या तो स्वयं से झूठ बोल रहा है या वो फिर व्यक्ति जनता को भ्रमित कर रहा है। क्योंकि ये सब जानते हैं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री कहां से तय करती है। चाहे उसके अंदर मध्य प्रदेश की आप बात देख लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी जो भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की थी, और वो शिवराज सिंह चौहान जी के शासन काल के अंदर और उनके मुख्यमंत्रित्व काल के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद में वहां मुख्यमंत्री बदल दिया गया। तो कहने का मतलब, आप ये कतई अगर आप ये कहेंगे तो कोई भी इस चीज को सीरियस से मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए निरंजन जी, अगर आप फैक्ट देखिए, संवैधानिक रूप से जो फैक्ट है, जो मैंने बताया वही सत्य है, और आप इसको मान सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद एक बिंदु मैं यहाँ ये भी रखना, जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात, देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जो चीजें हुई, देखिए पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी के साथ साथ इस देश के संविधान में पार्टी लाइन जो है, राजनीतिक पार्टियों को भी चुनाव आयोग मान्यता, और राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार का मैनिफेस्टो जारी करती हैं, देखिए सरकार चलाना एक सीएम या पीएम का काम नहीं है। सीएम या पीएम अपनी पूरी टीम के साथ, मंत्रिमंडल के साथ सरकार चलाता है, यानी इट्स अ टीम वर्क। और टीम वर्क के लिए जरूरी नहीं है कि केवल उस एक सीएम के चेहरे पर सब कुछ केंद्रित कर दिया जाए। पॉलिसीज, सरकार की जो मैनिफेस्टो है, कैसे डबल इंजन लेकर चलना है, इसके लिए मुझे लगता है कि जनता इसको पसंद कर रही है, और इसलिए भाजपा इसको आगे बढ़ा रही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए निरंजन जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। जी। देखिए, अगर आप इसी चीज का अगर पैमाना मान रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अपने उद्बोधन में कहा कि मैं केंद्र में अच्छा कार्य इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास 13 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव था, मुख्यमंत्री पद का अनुभव था, और उसके बाद में
जब 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गए थे, उस टाइम प्रधानमंत्री जी का स्वयं का वक्तव्य है कि ये 5 वर्ष मुझे केवल सीखने में लग गए, क्योंकि मेरे पास प्रधानमंत्री पद का अनुभव नहीं था, पहले मैं राज्य चलाता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री जी को तो अनुभव की आवश्यकता हो, लेकिन एक मुख्यमंत्री को किसी प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर काम करने का अनुभव की आवश्यकता ना हो। अब तो निरंजन जी, इस आधार पर तो फिर किसी को भी मुख्यमंत्री पहली बार में नहीं बना। चलिए जी, इन सबके पीछे भारत गॉड, निरंजन जी आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। भारत इसके अंदर हर बार 2-2-4 नहीं होता, कई बार 2-2-3 भी होता है, कई बार 2-2-3 तो होता है, 2-2-3 तो होता है, लेकिन एक पॉलिसी भी तो निर्धारित करके आगे बढ़ा जाता है ना। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत विशेष। जी भारत जी, देखिए इसमें आपको मैं कहना चाहता हूं, IRS थे केजरीवाल जी, पर सरकार नहीं चलाई, एक भी मंत्रिमंडल उनके पास नहीं था। दूसरी ओर शीला दीक्षित जी थी, जिन्होंने एक समय में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की थी, अटल जी की सरकार, उनसे समन्वय करके दिल्ली का विकास के काम को कांग्रेस की मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने रुकने नहीं दिया, लेकिन वो कोई इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं थी। और ये देखिए पार्टी का अनुशासन है, यहां सब हम ना कार्यकर्ता हैं। आज मैं प्रवक्ता के रूप में आपसे बात कर रहा हूं, कल को अगर मैं चुनाव लड़ता और मुझे पार्टी मुख्यमंत्री या मंत्री बना देती तो मेरा वो दायित्व होता। अब वो परमानेंट नहीं है कुछ भी। यहाँ जिस दिन पार्टी कहेगी हट जाओ, उस दिन हटना है। जिस दिन संगठन, चलिए भारत जी, परमानेंट तो कुछ नहीं है, परमानेंट तो कुछ नहीं है, लेकिन चलिए आप ही बता दीजिए। अगर अब हम बात कर रहे हैं, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी अभी बदलने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा और अब नड्डा जी केवल स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्री पद। ठीक है, सीएम चुनाव की बात कर लेते हैं भारत जी। क्या वो क्राइटेरिया लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं जिसमें सीएम का चेहरा जो है वो नजर आएगा? क्या क्राइटेरिया सीएम के लिए लेकर चल रही है बीजेपी? इस विधायक जो इतना वक्त लग रहा है, जनता ने जो जिताकर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मैंडेट देके भेजा है, इसी में से ही मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रिमंडल बनेगा। और मैं 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता से जो वादे हमने किए हैं वो तो हम पूरे करेंगे ही। दिल्ली का विकास अगले 5 वर्षों में आप ऐसा देखेंगे कि चहुमुखी विकास, जो चाहे मेट्रो के नेतृत्व का रुक गया, बढ़ने का बसों 12,000 बसों की जरूरत है आज, इलेक्ट्रिक बसों की, जो पॉल्यूशन ना करें। यमुना साफ मिलेगी आपको। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, मैनिफेस्टो में भी देखा है भारत जी, बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये सब हम देख चुके हैं जो आप बता रहे हैं। मिलेगा। हम फिलहाल आज अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उस बात पर जिस पर दिल्ली की जनता की नजरें टिकी हुई हैं। हम भी लगातार उसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा आपसे प्रश्न एक बार फिर से है, क्या क्राइटेरिया लेकर बीजेपी चल रही है सीएम चेहरे के लिए? अच्छा चलिए आपके हिसाब से बता दें जी, वो विशेष नाम आप बता सके तो अंदाजा। जो जीते हुए विधायक हैं वो बैठक में अपनी बात रखेंगे। ये एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, हर विधायक को अपनी बात करने का पूरा वहां अवसर दिया जा रहा है बैठक के अंदर। पर्यवेक्षक जी बात सुन रहे हैं सबकी, जो नामों पे मंथन होके नाम निकल के आएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारा शीर्ष नेतृत्व जिस नाम को तय करेगा, और वो निश्चित रूप से कोई ना कोई क्राइटेरिया ये तय करते हैं कि ये जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, या इस राज्य में सेकंड लीडरशिप की जरूरत है, या ये व्यक्ति ये काम ज्यादा बढ़िया कर सकता है। योग्य हमारे 48 के 48 एमएलए हैं, लेकिन ये सारी क्वालिटी एक व्यक्ति विशेष में मिले, ये कितना संभव है भारत जी? लोग आपको दिल्ली की सेवा के लिए भारत जी, ये सारी क्वालिटी एक व्यक्ति विशेष में मिले, ये कितना संभव है? प्रश्न चिन्ह तो इस पर भी है। निरंजन जी, अरे मैं प्रश्न चिन्ह आप पे लगाऊं, MH1 में सारे पत्रकार अच्छे हैं, लेकिन कार्यक्रम तय होता है ये वाला आपने कंडक्ट करना, आप एंकर हो। जो क्वालिटी बीजेपी सीएम के लिए लेकर चल रही है, मेरा तो प्रश्न आपसे यही था कि जो क्वालिटी बीजेपी लेकर चल रही है, जो आपका चैनल तय करेगा मैडम, अलग अलग कार्यक्रम दिए जाएंगे ना, अलग अलग काम दिया जाएगा, अलग अलग मंत्रिमंडल दिया जाएगा। ठीक है निरंजन जी, सब है जी निरंजन जी, ये कहा जा रहा है, आपने भारत जी की पूरी बातें सुनी है, ये कहा जा रहा है कि अच्छा काम कर सके, लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं उसकी अच्छी छवि हो, ये सब चीजें एक व्यक्ति तक कैसे सीमित हो सकती हैं? और क्या यही वजह है कि यहाँ डिप्टी सीएम के चेहरे की भी बात हो रही है? अच्छा चलिए, डिप्टी सीएम के चेहरे की अगर हम बात करें, कितना सार्थक ये पॉलिसी जो है होती हुई नजर आ रही है? अगर हम शीला दीक्षित के कार्यकाल की अनुमति 2 सेकंड की। हाँ जी भारत जी, बताएं भारत। देखिए, इसमें स्पीकर भी अनुभवी चाहिए, ठीक है, एक ऐसा स्पीकर चाहिए। ये लोकतंत्र है, इसमें ना अब आम आदमी पार्टी चाहे चुनाव, अब देखिए मेरे प्रश्न का उत्तर अब आप दे रहे हैं, जिसमें मैंने पूछा क्या क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया अब आप समय मिले, उनको भी विधानसभा में समय मिले, केजरीवाल की तरह डिक्टेटरशिप ना हो कि भाजपा के विधायकों को उठा के बाहर फेंक दो। उनको समय मिले, वो अपनी बात रख सकें, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां की समस्या रख सकें, और भारतीय जनता पार्टी उनके क्षेत्र की जो समस्या होगी उसे ठीक करने का काम करेगी। बीजेपी की ऐसे ही अनुभवी स्पीकर मिलेगा, एक बढ़िया अनुभवी टीम आपको मिलेगी दिल्ली के लिए। बिल्कुल और
इसी की उम्मीद की जा रही है और शायद यही वजह है कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। लेकिन निरंजन जी, ये सभी जो क्वालिटीज हैं, मेरा प्रश्न वही है कि एक व्यक्ति विशेष में तो संभव नहीं है, कैसे चयन होगा और क्या वाकई इसी आधार पर ये चयन होगा सीएम का? और साथ ही ये जो डेप्यूटी सीएम वाली पॉलिसी है, क्योंकि मैंने जिक्र किया था शीला दीक्षित के वक्त का, उस वक्त में कोई डेप्यूटी सीएम नहीं था, केवल शीला दीक्षित थी और दिल्ली का विकास था और दिल्ली आगे बढ़ रही थी विकास की ओर, जैसे कांग्रेस आज भी दावा कर रही है। अगर हम बात करें डेप्यूटी सीएम का चयन, क्या बीजेपी इस पॉलिसी को लेकर अगर चले तो कितनी सार्थक ये वाली पॉलिसी डेप्यूटी सीएम की यहाँ पे भी, दिल्ली में भी जो है सार्थक होती, सक्सेस होती नजर आएगी और इसकी आखिर जरूरत कहां है? देखिए, अगर उप मुख्यमंत्री बनाए जाए और उप मुख्यमंत्री एक बनाए, दो बनाए, और लेकिन उनको अगर काम करने की स्वतंत्रता दी जाए तो मेरे हिसाब से ये तो निश्चित रूप से प्रभावशाली चीज रहती है। और यहाँ पे जिस तरीके से आपने पूछा कि भाई क्या क्राइटेरिया होना चाहिए मुख्यमंत्री का, तो देखिए निश्चित रूप से अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर बोलेंगे कि बोलता है वो, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ही चीज के दो मापदंड कैसे हो सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी अनुभव की बात करते हैं कि भाई हमारा अनुभव है इसलिए हम अच्छी सरकार चला पा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, अनुभवहीन व्यक्ति को ला करके और जिसको कहते हैं कि फ्लाइट पायलट बना दिया जाता है। तो फिर अगर अनुभव का अगर कोई मूल्य नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री जी स्वयं के लिए क्यों बात करते हैं। दूसरी, इसी के अंदर एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर हमने देखा, नरेंद्र मोदी जी ने चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरी पूरी कैबिनेट तैयार है और जैसे ही परिणाम आएंगे हम अगले ही घंटे से हम काम करना चालू कर देंगे। मेरी सरकार देश के लिए एक एक घंटा खपा देने के लिए तैयार है, हम एक घंटा भी देश का खराब नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ प्रदेश के लिए क्या वो एक घंटा जरूरी नहीं है, प्रदेश के अंदर परिणाम आए हुए आज लगभग समझ लीजिए 12 दिन हो गए, लेकिन यहाँ पे अभी सरकार लगभग पिछले 50-55 दिनों से दिल्ली ऑटो फ्लाइट मोड पे चल रहा है क्योंकि कार्यकारी सरकार चल रही है। जिस दिन से आचार संहिता लागू, बिल्कुल ये प्रश्न तो जरूर है, तात्पर्य, लेकिन इसके अंदर 10 सेकंड एक चीज कहकर के समाप्त करूंगा जी कि अब मैं फिर बोलूंगा, फिर बोलेंगे कि हम तो जीत रहे हैं। तो देखिए हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जिसके घर में दाने उसके तो कमले भी शान है। अब आज अगर पार्टी चुनाव जीत रही है तो आपकी सारी बातों पे जय जय हो सकती है, लेकिन मेरा तो एक ही मानना है कि एक चीज वो यहाँ पे दिल्ली प्रदेश में आकर के गलत हो जाएगी लेकिन दिल्ली केंद्र में आकर के वो सही हो जाएगी, तो ये दोनों चीजें तो एक साथ सही नहीं हो सकती। केवल इतना सही निवेदन था, आधार निश्चित करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।